हमने पिछले लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन की बात औपचारिक रूप से चालू की थी, तो मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हमने जो पहले जो किया है उसको मैं रिकैप कर देता हूँ। तो हमने ये बोला था कि एक हमारे पास एक अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है f0x, और हमारे पास उसका जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल कई बार नहीं होता, यानी कि हमें उसका एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो नहीं मिलता है। हमें उसे इटरेटिवली यानी एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो जनरली हम यही करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है हम उसे पहले एक्स नॉट मानते हैं, और वो सॉल्यूशन नहीं होता है बट वो हमारा पहला स्टेप होता है, पहला सॉल्यूशन एक्स नॉट होता है। फिर हम एक्स नॉट से x1, x1 से x2, x2 से xk, k+1 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, और हम हर स्टेप में ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू कम होती जाए। यानी चूंकि हमें f0x को मिनिमाइज करना है तो f0x0 शुड बी बिगर देन f0x1, यानी x1 जो है x0 से बेटर सॉल्यूशन है, वैसे ही x2 x1 से बेटर है। ऐसे करके धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कम करते जाते हैं, और अगर हम हर स्टेप में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कम करते जाएंगे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जहां कन्वर्ज करेगा वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन या उसके कहीं आसपास होगा। तो ये हमारा बेसिक तरीका है, और आप ऐसा समझ लीजिए कि 99% ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होते हैं। किसी का हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता, एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि सारे प्रॉब्लम्स इटरेटिवली सॉल्व होते हैं। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। अब क्वेश्चन इस फ्रेमवर्क के बाद ये आता है कि भाई हम xk में हैं तो x ऑफ k+1 में कैसे जाएं? अगर मैं x0 में हूं तो x1 में कैसे जाऊं? x1 में हूं तो x2 में कैसे जाऊं? किस डायरेक्शन में बढ़ूं? क्योंकि आपको याद दिला दूं कि x जो है एक वेक्टर है n डायमेंशन में, यानी मैं अगर कहीं पर हूं तो मुझे अगला हमारा जो इटरेट है वो कहां जाना है हमें ये डिसाइड करना होगा। तो हमने इसी की बात की थी पिछले क्लास में। हमने बोला था कि भाई जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो जहां पर हम हैं उसकी ग्रेडियंट के उल्टी डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन होता है एक पॉइंट पे, वो उस फंक्शन का वो डायरेक्शन होता है जहां फंक्शन की वैल्यू सबसे कम तेजी से कम हो रही है। और अगर जिस जगह में उस फंक्शन की वैल्यू तेजी से कम हो रही है, जाहिर सी बात है कि अगर मैं उस दिशा में जाऊंगा तो अपनी फंक्शन की वैल्यू कम करने की संभावनाएं बढ़ा दूंगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कहीं कितने भी दूर चले जाऊं, कहीं भी चले जाऊं तो फंक्शन कम ही हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा प्रूव किया था कि कम से कम लोकली उस जगह फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा अगर कहाँ जिस डायरेक्शन में कम होती है वो है निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट डायरेक्शन, यानी माइनस ऑफ f'(x) या माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ fx, क्योंकि हमारा x जो है वो वेक्टर है तो ग्रेडियंट भी एक वेक्टर होगा। तो ये हमने बात की थी, लेकिन हमने ये भी बोला था कि भाई ये सब करने के लिए हम फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट भी करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है, और इसके लिए हमने फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज की बात की थी। तो मैं इस लेक्चर में वहीं से शुरुआत करूंगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हमें आगे हमारे एल्गोरिथम्स पे काम आने वाला है। तो हम एक बार फिर से उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसका एक दो और उदाहरण लेते हैं, और फिर आज हम अपना पहला मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो है ग्रेडियंट डिसेंट। और उसके पहले हम ये प्रूव करेंगे कि अगर मैं x0 से xk+1 तक चले गया हूँ तो हमें कैसे पता कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आ गए हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे जो हमारा सबसे पुराना रिजल्ट रहा है, जो हमने स्कूल में भी देखा है कि अगर मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हूँ तो वहाँ पे ग्रेडियंट 0 होना चाहिए। तो अभी तक की जो हमारी यात्रा रही है, अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है, उसमें हमने किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना सीखा है। अब हम उसी ग्रेडियंट के कैलकुलेशन को यूज़ करेंगे दो जगह। एक तो हम एल्गोरिदम लगाएंगे उस पर, और दूसरा हम पता लगाएंगे कि अगर मेरे पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है तो वो ऑप्टिमल कैसे पता लगाएंगे वो ऑप्टिमल है, उसकी कंडीशन पता लगाएंगे, तो वो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0। तो ये हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, और हम ये कुछ उदाहरण भी देखेंगे, उससे भी हम समझेंगे कि कैसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। और यही हमारा इस लेक्चर का मेन कंटेंट होगा। तो पहले हम
जल्दी से टेलर सीरीज़ की बात करते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि टेलर सीरीज़ का जो आइडिया था वो ये था कि मेरा कोई भी फंक्शन है मैं उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन से यानी लाइन से, सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन यानी कि पैराबोला यानी परवलय से। तो ये दो चीज़ हम कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका एक उदाहरण से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज एक्स टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 4 फंक्शन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, एक्स इजिकल टू 0 के लिए कम से कम। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन दिख रहा है, एक्स इजिकल टू 0 पे 0 है और एक्स इजिकल टू 1 पे 1 है और उसके बाद वो तेज़ी से भागता है। यानी अगर मैं इसे 1 1 कह दूं तो ये मेरा 1 1 पॉइंट है, क्योंकि एक्स इजिकल टू 1 पे 1 है, एक्स इजिकल टू 0 पे 0 है और उसके बाद एक्स इजिकल टू 2 पे फंक्शन कुछ 16 हो जाता है। तो मैं इसे स्केल में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि फंक्शन तेज़ी से बढ़ता हुआ फंक्शन है। तो प्रश्न ये है कि what is the approximation, what is the first order approximation of x to the power 4? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अप्रॉक्सीमेशन हमेशा किसी पॉइंट पे होता है। तो हम चलिए हम x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे x टू द पावर 4 को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, यानी हम लाइन बनाना चाहते हैं उस पॉइंट पे। तो हमारा जो f डैश x है वो 4x क्यूब हो जाएगा और अगर मैं x इजिकल टू 1 पे इसे इवेल्यूएट करूँगा तो हमारा f डैश x 4 हो जाएगा, यानी हमारा जो स्लोप है उस लाइन का उस पॉइंट पे वो 4 है। तो ये बहुत ही आसान है। बेसिकली हम एक लाइन बना रहे हैं जो कि x इजिकल टू 1 पे कुछ इस तरह गुजरती है और जिसका स्लोप 4 है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन है x टू द पावर 4 का, लाइन से अप्रॉक्सीमेशन है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये जो हमारी एरर है, ये जो पॉइंट है ये हम कह रहे हैं पॉइंट हमारे अप्रॉक्सीमेशन से आएगा और रियलिटी में पॉइंट ये है। तो ये जो डिफरेंस है ये एरर है और ये एरर भी हमारी कुछ कुछ कहीं कहीं बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा पहला अप्रॉक्सीमेशन का ये मतलब है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स इज एक्स टू द पावर 4। ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन है। अब हम सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। तो ये तो फर्स्ट हो गया, अब हम सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए हमें न केवल ग्रेडियंट की ज़रूरत है जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, बल्कि हमें सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि इस केस में सेकेंड डेरिवेटिव लेकिन वेक्टर के केस में हेसियन, उसकी ज़रूरत है। उसके पहले हम ये फंक्शन लिख देते हैं। एक्चुअली ये मैंने आपको ड्रॉ तो कर दिया पर मैंने फंक्शन लिख के नहीं दिखाया। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह दिखेगा, y इज़ मैं यहाँ आराम से लिखता हूँ नीचे। ये जो फंक्शन है कुछ इस तरह दिखेगा, y आपको याद होगा y इज़ एफ एक्स नॉट प्लस ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स नॉट टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है। तो एफ एक्स नॉट हमारा जो है वो f ऑफ 1 है, जो कि इस केस में 1 है, तो 1 प्लस एफ डैश एक्स 4 है, 4 माइनस एक्स नॉट 1 है तो 1। तो ये हो गया 4x माइनस 3। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 3। ये है फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिखते हैं। सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन हमें उसके लिए एफ डबल डैश एक्स चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा एफ डैश ऑफ 4x क्यूब। ध्यान दें कि हमारा जो एफ डैश एक्स है 4x क्यूब है, तो मैं एफ डबल डैश एक्स जो है इसका एक और डेरिवेटिव निकालूंगा। तो वो एफ डैश एक्स ऑफ 4x क्यूब हो जाएगा विच इज़ 12x स्क्वायर, जिसे हम x इजिकल टू 1 पे इवेल्यूट करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी जो हमारा फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सेकेंड ऑर्डर टर्म जो कि एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर टाइम्स एफ डबल डैश एक्स नॉट है। ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन है। ये हमने देखा था, ये जो टर्म है ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये हमने देखा हुआ है। ये 4x मेरे ख्याल से 4x माइनस 3 था बिल्कुल, और ये x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर है, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर है टाइम्स एफ डबल डैश एक्स नॉट विच इज़ 12। तो ये 4x माइनस 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12 माइनस
24x, यानी ये 12x² माइनस 20x माइनस प्लस 9, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर कर्व है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटिंग x टू द पावर 4। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो अप्रॉक्सीमेशन है, मैं इसे ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखने लग जाएगा, जो कि अब आप देखें कि ये जो है ये करीब करीब इस फंक्शन को लाइन से बेटर अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। मतलब ये जो गैप है, ये जो एरर है, ये लाइन से इसका एरर जो है कम होगा। ये मैंने बहुत अच्छा प्लॉट नहीं किया है, आप इसे प्लॉट करके देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हम जितने ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पे तो खैर परफेक्टली अप्रॉक्सीमेट हो ही रहा है, बाकी पॉइंट्स पे भी उनसे बेटर अप्रॉक्सीमेट होते जाएगा। ये हमारा मेन पॉइंट है। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन को उसके टेलर सीरीज के फॉर्म में लिखकर, या इन दिस केस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में लिख के अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट था। तो इसी अप्रॉक्सीमेशन को ही हम अपने एल्गोरिदम्स में आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। आइडिया यही होता है कि कोई भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नॉन लीनियर फंक्शन है तो हम उसका हर स्टेप में एक सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन या फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके ऑप्टिमल पे पहुंचते हैं, और फिर से हम उस पॉइंट पे जहाँ पहुंचते हैं उसमें फिर से हम उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं उस फंक्शन को, और फिर से उसी स्टेप को हम रिपीटेडली करते जाते हैं। कुछ इस तरह का आइडिया होता है, और हम टेलर सीरीज़ का उसमें भरपूर प्रयोग करते हैं। तो ये तो हुई अप्रॉक्सीमेशन की बात। अब मैं फिर से एक बार वापस आके हम इसे रिकैप कर लेते हैं, जो हम पॉइंट कहना चाह रहे थे, कि जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम किसी भी फंक्शन को x0, x1, x2 ऐसे इटरेटिवली सॉल्व करते हैं। और तो प्रश्न यही उठता है कि जब आप इटरेटिवली सॉल्व कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट करके, और हर इटरेशन में आप फंक्शन वैल्यू डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम रुकें कहाँ, हम कहाँ जाके रुकें, कब हम बोलें कि भाई अब और डिक्रीज नहीं होने वाला फंक्शन हमारा x, मतलब अगर आपने 100 स्टेप्स लगा दिए तो आपको 101वां स्टेप लगाना चाहिए, कि अगर आपने 1000 स्टेप लगा दिए तो आपको 1001 जो है इटरेशन और करना चाहिए क्या। तो कहाँ जाके रुकें, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। हम वहाँ जाके रुकें जहाँ हमें विश्वास हो गया है कि अब हम ऑप्टिमल के पास पहुँच गए हैं। इसका यही आंसर है। और ऑप्टिमल के पास पहुँच गए हैं, अब हम ये कैसे पता लगाएं। तो ठीक है, मैं x0 से x1 ऐसे जा रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं ऑप्टिमल के पास पहुँच गया हूँ, बट मुझे कैसे पता है कि मैं ऑप्टिमल के पास पहुँच गया हूँ। तो आज हम उसकी कंडीशन पहले निकालेंगे कि हम कहाँ रुकें पहले निकालेंगे, और फिर हम कैसे वहाँ पहुँचे, जिसे हम ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, हम इसके बाद निकालेंगे। तो कहाँ रुके का आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये जो टेलर सीरीज हमने लिखा है ये आंसर उसी से ही आता है। तो ये है आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि अगर एक फंक्शन f(x) है और x* उसका लोकल मिनिमा है, और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि हम इस कोर्स में केवल यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोकल मिनिमम के पास पहुंच जाएं। तो x* अगर हमारा लोकल मिनिमम है और f(x) डिफरेंशिएबल है, यानी कि मैं f(x) को x* में उसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, तब अगर लोकल मिनिमम है तब f'(x* 0 होगा। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। आप इसे ध्यान से सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर x* लोकल मिनिमम है तो f'(x* 0 होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि f'(x* 0 है तो x* लोकल मिनिमम है। यानी कि हर लोकल मिनिमा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो पॉइंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकल मिनिमम है। और इसी बात को हम मैथमेटिक्स में हम कहते हैं इट्स ए नेसेसरी कंडीशन एंड नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इज ओनली ए नेसेसरी कंडीशन एंड नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। यानी कि जस्ट बिकॉज आपको एक x* मिल गया है जहाँ पे f'(x* 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोकल मिनिमा है। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर लोकल मिनिमा है तो f'(x* 0 होगा। और मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि
जो स्टूडेंट्स हैं वो, और स्टूडेंट्स ही नहीं, सारे प्रोफेशनल्स भी, कई बार हम भी इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे एफ डैश एक्स्ट्रा जीरो तो है, तो एक्स्ट्रा तो लोकल मिनिमा होना चाहिए, मिनिमम, हम मिनिमम तक पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मिनिमम है तो ये होगा, ये है तो ज़रूरी नहीं कि मिनिमम है। ये बात मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से रख देना चाहता हूँ ताकि हमें इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और हम इस पे भी आएंगे कि फिर हमें कैसे पता कि ये नेसेसरी तो नहीं है, फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या है, मतलब कि पक्का हम कैसे कह सकते हैं कि अगर मैं लोकल मिनिमा पे पहुंच गया तो पक्का, मतलब एफ डैश एक्स्ट्रा जीरो है तो पक्का लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए हम सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन में आएंगे जो कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ है। लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे अगर एफ डैश एक्स्ट्रा जीरो है तो वो पॉइंट लोकल मिनिमा हो सकता है, ठीक है। और ऐसी पॉइंट्स को जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उनको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। यानी कि स्टेशनरी का मतलब होता है रुक जाना। और रुक जाना की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स्ट्रा जीरो है, मतलब कि हमारा डेरिवेटिव जीरो है, मतलब स्लोप जीरो है, मतलब अब वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। अब बदलाव नहीं आना मतलब हम स्टेशनरी हो गए हैं, तो इसलिए उनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहा जाता है। जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है उनको स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ छोटे से उदाहरण देना चाहता हूँ पहले, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि लोकल मिनिमा है, अगर लोकल मिनिमा है तो ग्रेडियंट जीरो होगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर, चलिए हम एक छोटा सा कर्व बनाते हैं। मान लीजिए ये कर्व कुछ इस तरह है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये जाहिर सी बात है कि पॉइंट एक्स इजिकल टू वन ये है। तो आप ये देख सकते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि वो हमेशा शून्य से ऊपर होगा एफ एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लोकल मिनिमा कहाँ है, तो आप बोलेंगे भाई यही इसका लोकल मिनिमा है। अब हम इसको चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द लोकल मिनिमा। तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये केवल नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। यानी कि हम ये केवल कह सकते हैं कि शायद ये लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स ऑफ x माइनस वन स्क्वायर इज 2 टाइम्स x माइनस वन, ठीक है। एंड एफ डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज 2 टाइम्स 1 इंटू 2 टाइम्स 1 माइनस 1 विच इज 0। यानी कि x इज इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा है। ये हमारा जो गेस है वो कम से कम इस कंडीशन से सही लग रहा है कि देखिए एफ डैश एक्स जो है x इज इक्वल टू 1 पे 0 है, यानी x इज इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा हो सकता है। अब मैं एक और उदाहरण आपके सामने देता हूं। तो मैं पिछले उदाहरण को मैं एग्जाम्पल 1 बोलूंगा, अब एग्जाम्पल 2। मान लीजिए मैं आपको देता हूं एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। और अगर मैं एफ डैश एक्स को शून्य से सब्सटीट्यूट करूं तो x इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो हम ये गेस कर सकते हैं कि x इजिकल टू 0 लोकल मिनिमा है, क्योंकि वहां पे ग्रेडियंट 0 है। x इजिकल टू 0 पे ग्रेडियंट 0 है, इसलिए हमें लग रहा है कि लोकल मिनिमा है। लेकिन अगर मैं आपको एक्स क्यूब का ग्राफ दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया है, मैं फिर से बनाता हूं। कुछ इस तरह दिखेगा। और आप यहां देख सकते हैं कि x इजिकल टू 0 पे एफ डैश एक्स जो है x इजिकल टू 0 पे 0 है और f0 भी 0 है। मगर जैसे ही मैं 0 के थोड़ा भी नीचे जाता हूं, थोड़ा भी लेफ्ट साइड जाता हूं, यानी अगर मैंने f इजिकल टू माइनस एप्सिलॉन कैलकुलेट किया तो वो माइनस एप्सिलॉन क्यूब हो जाएगा, जो कि लेस देन एप्सिलॉन क्यूब हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है फॉर एप्सिलॉन लेस देन 0। यानी कि अगर आपको लोकल मिनिमा की मैं परिभाषा याद दिलाऊं तो हमने बोला था कि अगर उस पॉइंट के आसपास एक भी मैं बॉल बना सकूं जहां पे
जिस बॉल के आसपास उस सेंटर, अगर उसका वो जो पॉइंट है वो बॉल का सेंटर है, तो उस बॉल में कहीं भी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उस सेंटर से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं 0 के आसपास कोई भी ऐसी बॉल नहीं बना सकता जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 से कम हो जाए। यानी 0 लोकल मिनिमा नहीं है, मगर फिर भी इसका ग्रेडियंट 0 आ रहा है। तो हमने ये भी साबित कर दिया कि लोकल मिनिमा नहीं है, और हमने ये भी देख लिया कि इसका ग्रेडियंट 0 है। तो मैं इससे आपको ये आपको आभास दिलाना चाहता हूँ कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 का मतलब लोकल मिनिमा नहीं होता है। ग्रेडियंट 0 का मतलब केवल ये होता है कि अगर लोकल मिनिमा है तो ग्रेडियंट 0 होना चाहिए। ये हम गलती बार बार कई जगह करते हैं, तो मैं इस पे बार बार आपको इस कंसेप्ट को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 डज नॉट मीन लोकल मिनिमा, इवन दो हम कल लोकल मिनिमा निकालने के लिए ग्रेडियंट 0 रखेंगे, मगर उसके साथ में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे उसका। तो ये एक दूसरा उदाहरण है। मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट उदाहरण देता हूं जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, कि अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन रख दूं, अब मैं आपके सामने वेक्टर फंक्शन रख रहा हूं जो कि ax माइनस बी नॉर्म का स्क्वायर है, और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे इसका लोकल मिनिमा निकालना है। यानी ये फंक्शन fx इज इक्वल टू ax माइनस बी नॉर्म स्क्वायर, व्हाट इज द लोकल मिनिमा ऑफ fx। तो आपको अगर याद होगा कि हमने इसका ग्रेडियंट निकाला था जो कि कुछ a ट्रांसपोज a टाइम्स x माइनस a ट्रांसपोज b ऐसा कुछ आया था, तो या कुछ a ट्रांसपोज आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यही आया था। तो आपको ये बात शायद आपको याद होगी कि हमने ये ग्रेडियंट निकाला था, हमारे जो ग्रेडियंट कंप्यूटेशन है उसको यूज़ करके। तो इस फंक्शन का जो कि एक सेकेंड ऑर्डर, जो कि जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन लीनियर रिग्रेशन में आता है। ये फंक्शन कई जगह आता है, ये बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है। ये कई जगह आपके न्यूरल नेटवर्क्स में भी एरर फंक्शन के नाम से भी आएगा, कई जगह आएगा ये फंक्शन, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रोकें और इसका ग्रेडियंट कंप्यूटेशन फिर से करें, फिर उस ग्रेडियंट को आप 0 से सब्सटीट्यूट करें और x स्टार यानी उसका पॉसिबल लोकल मिनिमा कंप्यूट करें। तो मैं चाहता हूं कि आप ये लेक्चर रोकें और इसी समय उस ग्रेडियंट को कंप्यूट करें, उसको 0 के सामने रखें और साबित करें। बेसिकली ये आपका पहला ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने इस पे बात नहीं करी है कि ये हम कैसे प्रूव करें कि जो आएगा वो ही लोकल मिनिमा है। हम सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन की जब बात करेंगे तो हम वो फिर से प्रूव करेंगे, हम फिर से उस बात पे आएंगे। लेकिन इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ और मैं फिर से आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फंक्शन को आप अपने हाथों से खुद से सॉल्व करें। ये हमने सॉल्व किया हुआ है, बस इसमें आखिरी स्टेप बचा है, ग्रेडियंट को 0 के सामने सब्स्टिट्यूट करना एंड देयरफॉर x स्टार निकालना इस फंक्शन का। तो अभी तक जो हमने देखा है वो यही था कि अगर एक फंक्शन fx है तो हम उसका सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं, और हम जो इटरेटिवली हमारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लगाएंगे, जो कि हमने अभी तक लिखा नहीं है, हम अगले लेक्चर में लिखने वाले हैं, अगले सेशन में लिखने वाले हैं, उसको हम लिखेंगे और हम ग्रेडियंट डिसेंट जिसको कहते हैं वो करेंगे। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट या जो भी एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं उससे हम मिनिमा में कैसे पहुंच गए, हमें कैसे पता लगेगा, आज हमने उसकी कंडीशन देखी है। हम अगली क्लास में सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन की बात करेंगे और हम अपना ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से लिखने वाले हैं। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।